अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 100 MCQs को डिस्कस करेंगे। ये MCQs पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो ग्रीक फ़िलासफ़र अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। जो बाकी ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं जैसे प्लेटो है, जैसे सोक्रेटिस है, उनकी भी जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल की कोट्स हैं और पॉलिटिकल की कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए और आपको याद रखने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट 1 सेकेंड वेट प्लीज़। The concept of social contract as a basis for legitimate political authority was proposed by French political philosopher Rousseau. 3 बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो को। पहले जो 2 पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, इंग्लिश पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, जबकि रूसो जो हैं ये फ्रेंच पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं। रूसो के मुताबिक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है ये लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी की बेस है। विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एडवोकेट्स फॉर द abolition of private property and the establishment of a classless society? जो classless society का कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है और उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, फेमस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ लाइक सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके जो की एडवोकेट्स हैं ये भी आपको याद होने चाहिए अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जेक्टिव ब्रांच को लीड कौन करता है? तो ये प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसको प्रेसिडेंट लीड करता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया की बात की जाए इसका भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जबकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूके के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस है। The system of government where power is divided between a central government and a regional government इसे फेडरलिज्म कहा जाता है, और जहाँ पर सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सवाबदीद पे रीजनल गवर्नमेंट्स को जब चाहे पावर्स डेलीगेट करती है और जब चाहे उनसे वापस ले सकती है, उसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ और इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर देयर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, बिलीफ एंड बिहेवियर, इस प्रोसेस को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। और इंडिविजुअल्स का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर होता है टुवर्ड्स देयर गवर्नमेंट, टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम, उसे पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। पॉलिटिकल कल्चर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, पैसिव पॉलिटिकल कल्चर है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है। तो ये टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए। और पॉलिटिकल कल्चर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये किस थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है और कौन से पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने ये डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया था। Which type of electoral system allocates seats based on the proportion of votes received by political parties? पॉलिटिकल पार्टीज़ को जितने वोट्स रिसीव हुए हैं उसी प्रोपोर्शन से उनको असेंबलीज़ के अंदर सीट्स एलोकेट की जाती हैं। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इसको यानी यहाँ पे ये नहीं है कि बेशक आपने एक हलके के अंदर से 98% वोट हासिल किए हैं लेकिन जीतने वाली जो जमात है उसने 99% वोट हासिल किए हैं, तो आपके 98% की कोई वर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर वोट मैटर हो रहे हैं कि कितने परसेंट आपने पूरे मुल्क के अंदर या एक वो जो रीजन है उसके अंदर वोट हासिल किए हैं, उसकी बुनियाद पर आपको सीट्स एलोकेट की जाएंगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी अमंग एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशल ब्रांचेस इज़ नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर। ये 3 बेसिक की ऑर्गन्स हैं, इनको ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जिनका अलग अलग काम होता है। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग करती है, एग्जेक्टिव जो है वो उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है और जुडिशल ब्रांच उन लॉज की इंटरप्रिटेशन भी करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन भी करती है और इसके अलावा जो जस्टिस प्रोवाइड करने का काम है ये भी लेजिस्लेटिव ब्रांच का ही होता है, जुडिशियल ब्रांच का होता है, जुडिशरी का होता है। द प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज टू फेवर ए
particular political party or group is called gerrymandering। यानी जो हल्का बंदियाँ हैं, इन हल्का बंदियों के प्रोसेस में एक वो इस तरह से उनको रीएडजस्ट किया जाता है कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट हासिल करती है उससे। तो इस प्रोसेस को जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। इसके अंदर दो तरह की टेक्निक्स हैं जो मैंने जेरीमैंडरिंग वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। Which international organization is primarily responsible for maintaining international peace and security? तो ये यूनाइटेड नेशंस का काम है। यूनाइटेड नेशंस जिसको वर्ल्ड वार 2 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था, इसका काम है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे और दुनिया को तीसरी जंग से बचाए। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द यूएस वो कौन सी है? वो है सुप्रीम कोर्ट। हम हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी की बात कर रहे हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात कर रहे हैं। हु इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो मोनार्क, किंग या क्वीन होती है, जबकि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। विच पोलिटिकल आइडियोलॉजी एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल फ्रीडम, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म? तो ये लिबर्टेरियनिज्म है। आइडियोलॉजी के नाम से नज़र आ रहा है कि इसमें लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और गवर्नमेंट की कम इन्वॉल्वमेंट को प्रेफर किया जाता है। The invisible hand concept, referring to the self-regulating nature of the marketplace, was proposed by Adam Smith। ये जो invisible hand है ये क्या होता है? ये मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होती हैं। एडम स्मिथ जो है ये बेसिकली कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, फ्री मार्केट इकानमी को सपोर्ट करता है। तो इसके नज़दीक जो सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर है मार्केट प्लेस की, वो सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर्स का मतलब है इनविजिबल हैंड्स और या इनविजिबल फोर्सेस या मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं? सप्लाई एंड डिमांड। द टर्म चेक्स एंड बैलेंसेस रेफर्स टू, चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है कि ऐसा मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए से एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को दूसरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के मामलात में मुदाखलत करने से रोकना या फिर एक ब्रांच को एक्स्ट्रा पावरफुल बनने से रोकना, यानी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको सेपरेशन ऑफ पावर के साथ नज़र आएगा। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ द आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की? रॉबर्ट माइकल ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। विच पोलिटिकल आइडियोलॉजी एम्फेसाइजेज इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकानमी? तो ये है सोशलिज्म। The principle of one person one vote is associated with which democratic principle? Political equality। यानी एक शख्स का एक ही वोट होगा। बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वन पर्सन वन वोट का मतलब यह है कि एक शख्स जो उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिससे पॉलिटिकल इश्यूज़ का पता है, और वो पर्सन जिसने कभी ना न्यूज़ सुनी है ना उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, तो दोनों की जो वॉइस है उसको आपने बराबर कर दिया है। द मैग्ना कार्टा साइंड इन 1215 इज़ एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ। मैग्ना कार्टा में क्या हुआ था? मोनार्क की पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था, उसको मोनार्क की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, कम कर दिया गया था मैग्ना कार्टा 1215 में। विच पोलिटिकल फिलासफर आर्ग्यूड दैट लाइफ इन ए स्टेट ऑफ नेचर इज़ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट? तो ये थॉमस हॉब्स इंग्लिश पोलिटिकल फिलासफर का ये कहना था कि स्टेट ऑफ नेचर में हर किसी के खिलाफ जो था वो स्टेट ऑफ वार में था, यानी हालत जंग में था। विच पोलिटिकल आइडियोलॉजी एम्फेसाइजेज ट्रेडिशनल वैल्यूज, सोशल स्टेबिलिटी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिविज़म के अंदर हमेशा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको फोकस किया जाता है, जो ट्रेडिशंस हैं उनको मेंटेन करने की बात की जाती है। The process by which an individual acquires citizenship of a country other than their own is called naturalization। Naturalization क्या है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक इंडिविजुअल एक कंट्री की सिटीज़नशिप हासिल करता है, अपने मुल्क के अलावा किसी दूसरे कंट्री के सिटीज़नशिप हासिल करता है, उसे नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका मकसद क्या होता है? एक स्टेट को डोमिनेटिंग स्टेट बनने से रोकना। बैलेंस ऑफ पावर होगा तो कोई भी स्टेट इस सिचुएशन तक नहीं पावरफुल हो जाएगी कि वो दूसरे स्टेट्स को टेक ओवर कर सके, क्योंकि जब भी बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा तो वार होगी। बैलेंस आप देखें ना अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, जब भी किसी भी चीज़ के अंदर बैलेंस ख़राब होता है तो हमेशा उसका जो नतीजा है वो chaos की शक्ल में निकलता है। The concept of soft power in international relations refers to the ability to influence others through culture, values and ideology। पावर का मतलब ही क्या है? The ability to influence others and the ability to convince others to do what you want them to do। तो सॉफ्ट पावर में क्या है कि आप डंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप कल्चर, वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ और इकोनॉमिक पावर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए।
द पोलिटिकल सिस्टम इन विच अल्टीमेट पावर इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल और रूलिंग पार्टीज, इसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है। द मोनरो डॉक्ट्रिन इशूड इन 1823 वाज एम्ड, मोनरो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था कि यूएस का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर रखना। ये जो कोल्ड वार पीरियड है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन्स और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। Which political philosopher proposed the idea of the veil of ignorance to achieve fairness in social contracts? तो ये जॉन रॉल्स का आइडिया है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये नया कॉन्सेप्ट हो सकता है इसलिए इसको आपने अच्छे से याद रखना है। The principle of non-interference in the internal affairs of the sovereign states is known as sovereignty। क्योंकि sovereignty का मतलब क्या है कि आप sovereign हैं और कोई आपसे बढ़कर नहीं है। मीन्स कि स्टेट इज़ द सॉवरन बॉडी और स्टेट की जो विल है वही उसकी अल्टीमेट विल है। स्टेट अपने तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में दूसरों की इंटरफेरेंस के बगैर काम करती है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन रूलर विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसको डेस्पोटिज्म कहा जाता है। द आइडिया ऑफ द नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एजर्ट्स द राइट ऑफ, सेल्फ डिटर्मिनेशन का आइडिया अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें तो ये क्या है, नेशंस टू चूज़ देयर ओन पॉलिटिकल स्टेटस एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी वो किसी दूसरी स्टेट का पार्ट रहना चाहती हैं या वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहती हैं। ये जो कम्युनिटीज़ हैं, जो नेशंस हैं, उनको हक हासिल होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर आप कुर्दिश कम्युनिटी को देखें तो वो ईरान, इराक, टर्किया के अंदर बैठे हुए हैं तो उनकी अपनी कोई स्टेट नहीं है, वो स्टेटलेस कम्युनिटी। इसी तरह से अगर कश्मीर को देखा जाए, पैलेस्टाइन को देखा जाए, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। द टर्म सिविल लिबर्टीज़ रेफर्स टू, सिविल लिबर्टीज़ क्या है कि बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स गारंटीड टू इंडिविजुअल्स बाय लॉ। लॉ ने जो उनको बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स दी हैं उनको सिविल लिबर्टीज़ कहा जाता है। द ट्रीटी ऑफ वसाई साइंड इन 1919 एंडेड विच वार, तो ये वर्ल्ड वार 1 के बाद ट्रीटी साइन हुई थी। तो वर्ल्ड वार 1 इस ट्रीटी के नतीजे में जो जर्मनी जो है उसके ऊपर भारी जंगे जुर्माने आयद किए गए थे और बाद में उसके रिज़ल्ट्स क्या निकले, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, फिर हिटलर का राइज़ और फिर वर्ल्ड वार 2 का स्टार्ट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप ट्रीटी ऑफ वसाई पर जो मेरी वीडियो वो ज़रूर देख लीजिए। विच पोलिटिकल थ्योरिस्ट कॉइन्ड द टर्म पोलिटिकल साइंस? अरिस्टोटल। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर, इसकी जुरिस्डिक्शन की बात की जा रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो उन इंडिविजुअल्स को कि जो सारे प्रोसिक्यूशन प्रोसेस है वो ICC में यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्टेड ऑफिशियल फ्राम ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट, यानी एक शख्स का, एक इंडिविजुअल का, एक ऑफिस होल्डर का जो हैंड है 4 साल है, ये 5 साल उसका ड्यूरेशन, उससे पहले ही अगर उसको उससे रिमूव किया जाए तो ये प्रोसेस आमतौर पर इम्पीचमेंट कहलाता है। द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ एजर्ट्स दैट, रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी वन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट अबाइड बाय द लॉ एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। The idea of the invisible hand in economics suggests that self-interested individuals, अब ये जो सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं ये बेसिकली वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि मार्केट फोर्सेस को रेगुलेट करेंगे, जो कि डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करेंगे। और इसके अंदर जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो कंज्यूमर भी आएगा और इसके अलावा जो उसका प्रोड्यूसर है वो भी आएगा। The idea of the balance of power theory in international relations aims to, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि एक स्टेट को पावरफुल डोमिनेटिंग स्टेट बनने से रोकना इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है। द टर्म हैबियस कॉर्पस रेफर्स टू, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? A legal action that requires a person under arrest to be brought before a judge or into a court, यानी ये लीगल एक्शन है जो कि ये कहता है कि एक शख्स जिसको आपने अरेस्ट किया हुआ है उसे अदालत के सामने पेश किया जाए। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर देयर पॉलिटिकल एटीट्यूड, बिलीफ एंड बिहेवियर, ये भी पहले हम कर चुके हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के डिफरेंट एजेंट्स हैं लाइक एजुकेशन, स्कूल, आपका घर, आपके फ्रेंड्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिनके ज़रिए से आपका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, जो बिलीफ है, जो बिहेवियर है वो इस्टेब्लिश होता है। द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट रेफर्स टू कीपिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेपरेट फ्राम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस फ्राम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। द टर्म टोटलिटेरियनिज्म रेफर्स टू a form of government that seeks to control all aspects of public and private life। टोटलिटेरियनिज्म है ना, तो हर तरह की जो
डिपार्टमेंट है, जो वॉक ऑफ लाइफ है, वो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टोटलिटेरियनिज्म कहा जाता है, जहाँ पे टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर्स टू, ये हम पहले कर चुके हैं। विच पोलिटिकल फिलासफर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, तो जॉन लॉक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। 3 राइट्स की इसमें बात की गई थी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। द प्रोसेस ऑफ री-एलोकेटिंग सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस इज कॉल्ड री-अपॉर्शनमेंट। ये क्या प्रोसेस है? री-अपॉर्शनमेंट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नेशनल लेजिस्लेचर है उसका लोअर चैम्बर है। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री अदर दैन देयर ओन, ये हम कर चुके हैं। द इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? एडम स्मिथ ने दिया था। द प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी हम कर चुके हैं। द टर्म सक्सेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ विदड्राइंग फ्राम ए पोलिटिकल यूनियन और एसोसिएशन, यानी एक पोलिटिकल यूनियन या एसोसिएशन से बाहर निकलने का जो अमल है उसे सक्सेशन कहा जाता है। सम टाइम जो स्टेट्स होती हैं वो एक स्टेट्स तो आप नहीं कह सकते, पॉलिटिकल एंटिटीज़ कहें, वो मिलकर एक यूनियन इस्टेब्लिश करती हैं और फिर वो उससे बाहर निकल आती हैं और अपनी एक यूनिक सॉवरेन आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करती हैं। इस प्रोसेस को सक्सेशन कहा जाता है। ये वॉलेंट्री भी होती है और फोर्स्ड भी होती है। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट रेफर्स, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। विच पोलिटिकल आइडियालॉजी एडवोकेट्स फॉर द एबोलिशन, ये भी हम कर चुके हैं। द टर्म सिविल लिबर्टीज़, ये भी हो चुका है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, ये भी हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन, ये भी अब कर चुके हैं। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, इट मीन्स कि ये क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो गए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, ये भी हो चुका है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये भी हो चुका है। ओके, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी हम कर चुके हैं। 61 है द रूल ऑफ लॉ, ये भी कर चुके हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हो चुका है। हैवियस कॉर्पस भी हो चुका है। ये डिफरेंट रिट्स हैं, तो इन रिट्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी भी हम कर चुके हैं। नेशनलिज्म क्या है? द टर्म नेशनलिज्म रेफर्स टू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड प्राइड इन वंस नेशन और एथनिक ग्रुप। जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हैं ये बुरी नहीं होती हैं, लेकिन इनको बहुत ही, इनका जो बैड इमेज है वो दिखाया जाता है। ये जो नेशनलिस्ट होते हैं ये बीट्रे करेंगे या फिर स्टेट को छोड़ देंगे और स्टेट की डिवीज़न के पीछे इनका हाथ होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसकी एक पॉजिटिव जेस्चर भी मौजूद है। विच पोलिटिकल फिलासफर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो ये जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट हो चुका है। री एलोकेटिंग सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव री अपॉर्शनमेंट कहलाता है। सोशलाइजेशन हो चुका है। सेपरेशन ऑफ पावर हो चुका है। प्लूरलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू द आइडिया दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड नो सिंगल ग्रुप डोमिनेट्स। तो जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ होती हैं वो भी बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होती हैं, एक डिफरेंट जो एथनिक और रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं उनका। तो प्लूरलिज्म का जो आइडिया वो ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पावर है ये इन तमाम इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर तकसीम होनी चाहिए, ना कि एक जो सिंगल ग्रुप है वो डोमिनेट करे। टोटलिटेरियनिज्म हो चुकी है। कम्युनिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिबर्टेरियनिज्म हो चुकी है। सिविल राइट्स हो चुका है। इन तमाम के ऊपर ना शार्ट्स वीडियोस मौजूद हैं, लाइक लिबर्टेरियनिज्म के ऊपर भी मौजूद है, कम्युनिज्म के ऊपर भी, सोशलिज्म, फेडरलिज्म, उनको आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट भी हो चुका है कि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। इनविजिबल हैंड्स पर भी बात हो चुकी है। जेरी मेंडरिंग पर भी बात हो चुकी है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर भी बात हो चुकी है। नेचुरलाइजेशन पर भी, बैलेंस ऑफ पावर पर भी। ऑलमोस्ट जितने भी MCQs मैंने इसके अंदर लिखे हैं अब वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हम सेशन वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। आप कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक के अंदर जो MCQs के आंसर्स लिखे हुए हैं उनको एज़ इट इज़ याद ना कीजिए, बल्कि उन आंसर्स को आपके पास जो नॉलेज है उससे वेरीफाई कीजिए। अगर आपको उसके आंसर्स नहीं मिल रहे तो उसे आप पोस्ट कीजिए अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल डेफिनेटली टेल यू द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप इंटरनेट आपके पास एक गुड सोर्स है, इसको यूज़ करते हुए किसी अथेंटिक सोर्स से उसका जो करेक्ट आंसर है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आप फुली प्रिपेयर्ड हो के जाइए और जो सीट है उसे ग्रैब कीजिए। ये ना सोच के जाइए कि हो गई तो हो गई, ना हुई तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं।
डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करती है। आपने कुछ भी करना है लाइफ में, अगर आप फुली डिटर्मेंट होंगे, आप अपने एम के पीछे लगे रहेंगे, कांस्टेंट एफर्ट करते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह ताला। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।